हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है, पैसा और वेल्थ। जरा सोचिए, जब भी हम पैसों में सफलता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई ऐसा इंसान जो बहुत बुद्धिमान हो या जिसे मैथ्स और बड़े बड़े फॉर्मूलों की गहरी समझ हो, है ना? लेकिन आज हम जिस रोमांचक विचार से शुरुआत करने वाले हैं वो आपके इस नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। असल में पैसों के मामले में सफल होने का आपके आईक्यू या रॉ इंटेलिजेंस से बहुत ही कम लेना देना है। यकीन मानिए, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान का व्यवहार कैसा है। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि क्यों हमारा आम व्यवहार बड़े बड़े गणितीय फॉर्मूलों को हमेशा पीछे छोड़ देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हो अगर वित्तीय समझदारी यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम जो कुछ भी मानते आए हैं वो पूरी तरह से उल्टा हो? बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि फाइनेंस एक ऐसा भारी भरकम विषय है जिसे केवल बहुत होशियार लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये सच ही ना हो तो ये सवाल हमें अपनी पुरानी सोच को तोड़ने और उन जटिल फॉर्मूलों से दूर हटने पर मजबूर करता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर नियंत्रण खो देता है, वो भारी वित्तीय संकट में पड़ सकता है, फिर चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल आम लोग जिनके पास फाइनेंस की कोई बड़ी डिग्री नहीं है, वो भी बहुत अमीर बन सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि उनके पास कुछ ऐसे व्यवहारिक कौशल होने चाहिए जिनका किताबी ज्ञान या औपचारिक बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं होता। तो चलिए अपनी इस चर्चा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, एक सफाई कर्मी और एक अधिकारी की कहानी। यहाँ हम दो ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनका बैकग्राउंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है रोनाल्ड रीड। ये एक ग्रामीण इलाके में रहने वाले सफाई कर्मचारी थे। इन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी और इनके पास फाइनेंस की कोई समझ या बैकग्राउंड नहीं था। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। उन्होंने 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां ठीक की और 17 साल तक एक जेसी पेनी स्टोर में झाड़ू लगाने का काम किया। लेकिन 2014 में जब 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ तो आपको पता है उन्होंने कितनी संपत्ति छोड़ी? $8 मिलियन। जी हाँ। अब दूसरी तरफ देखिए रिचर्ड फुस्कोन को। ये हार्वर्ड से पढ़े हुए MBA थे और मेरिल लिंच नाम की बहुत बड़ी कंपनी में एक टॉप एग्जीक्यूटिव थे। उनका करियर इतना शानदार रहा कि वो अपनी उम्र के 40वें दशक में ही शान से रिटायर हो गए। लेकिन जब 2008 का वित्तीय संकट आया तो वे पूरी तरह से दिवालिया हो गए। एक साधारण सफाई कर्मचारी और एक बेहद पढ़े लिखे एलीट एग्जीक्यूटिव के बीच का ये अंतर एक बहुत बड़े वित्तीय विरोधाभास को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। देखिए, रोनाल्ड रीड के पास कोई जादू की छड़ी या गुप्त रहस्य नहीं था और न ही उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी। उन्होंने बस एक बहुत ही साधारण सा काम किया। वे जो भी थोड़ा बहुत कमाते थे उसमें से कुछ पैसा बचाते थे और उसे ब्लू चिप शेयरों में निवेश कर देते थे और फिर उन्होंने दशकों तक शांति से बस इंतजार किया। उनके उसी छोटे से निवेश ने कंपाउंडिंग की ताकत से $8 मिलियन से भी ज्यादा का रूप ले लिया। दूसरी तरफ हमारे एग्जीक्यूटिव रिचर्ड फुस्कोन ने क्या किया? उन्होंने कनेक्टिकट में 18,000 वर्ग फुट का एक विशाल और आलीशान मेंशन बनाने के लिए बहुत भारी कर्ज ले लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घर में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे। सिर्फ इसके रखरखाव पर ही हर महीने $90,000 से अधिक का खर्च आता था। जब 2008 का क्रैश आया तो इस भारी भरकम कर्ज ने उनकी सारी संपत्ति को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि धैर्य और सब्र ने एक सफाई कर्मचारी के लिए अपार धन का निर्माण किया, जबकि लालच और बहुत ज्यादा कर्ज ने एक वित्तीय विशेषज्ञ की सारी दौलत को मिट्टी में मिला दिया। और इसी कहानी से हम अपनी आज की इस विशेष प्रस्तुति के सबसे मुख्य विषय पर आते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसे का मनोविज्ञान। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साफ साफ कहता है कि वित्तीय सफलता कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आप कैसा व्यवहार करते हैं या आपके ज्ञान से कहीं ज्यादा मायने रखता है। दुनिया के किसी भी दूसरे पेशे में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि बिना किसी डिग्री और अनुभव वाला एक व्यक्ति सबसे बेहतरीन शिक्षा और ट्रेनिंग वाले दिग्गज व्यक्ति को पछाड़ दे। जरा सोचिए, कोई भी साधारण सफाई कर्मचारी दुनिया के टॉप परमाणु इंजीनियरों से बेहतर काम नहीं कर सकता, राइट? लेकिन निवेश और फाइनेंस के मामले में ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ गणित के सवालों को सुलझाने से ज्यादा अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना जरूरी होता है।
चलिए अब हम अपनी चर्चा के दूसरे भाग पर चलते हैं, स्प्रेडशीट बनाम सॉफ्ट स्किल्स। मशहूर निवेशक माइकल बेटनिक का एक बहुत ही शानदार और गहरा विचार है। वो कहते हैं, कुछ सबकों को समझने से पहले उनका अनुभव करना पड़ता है। यह एक ऐसा दार्शनिक विचार है जो इस बात पर जोर देता है कि आपका किताबी या सैद्धांतिक ज्ञान कभी भी उस भावनात्मक बोझ की बराबरी नहीं कर सकता जो आप तब महसूस करते हैं जब असल में वित्तीय मंदी आती है या आपको कोई बड़ी सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए आप 1930 के दशक की महामंदी के दौरान लोगों के सब कुछ खो देने की कहानियां पढ़ सकते हैं, लेकिन एक किताब पढ़कर आप उन भावनात्मक घावों को महसूस नहीं कर सकते जो उस बुरे दौर से गुजरने वालों को असल में मिले थे। जब तक आप खुद उस डर और अनिश्चितता का व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं करते, तब तक सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने से आपका व्यवहार नहीं बदलता। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा कारण है कि भौतिकी यानी फिजिक्स और फाइनेंस के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, भौतिकी एकदम पूर्ण नियमों द्वारा निर्देशित होती है, इसमें कोई विवाद नहीं होता। यदि किसी पुल पर एक निश्चित मात्रा में वजन या बल लगाया जाता है तो इंजीनियर बिल्कुल सटीक गणना कर सकते हैं कि वो पुल टूटेगा या नहीं। लेकिन फाइनेंस बिल्कुल अलग है। ये कोई मशीन नहीं है, ये लोगों के व्यवहार, उनकी भावनाओं और उनके व्यक्तिगत इतिहास से चलता है। जो व्यवहार या निवेश का फैसला एक व्यक्ति को बिल्कुल सही और तार्किक लगता है, वही फैसला किसी दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण लग सकता है। व्यक्तिगत वित्त या पर्सनल फाइनेंस को आप केवल किसी एक्सेल शीट के फॉर्मूले में डेटा डालकर हल नहीं कर सकते, और यही कारण है कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए सबसे स्मार्ट दिमाग भी हमेशा सबसे बेहतर निवेशक नहीं बन पाते। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, अ प्रोडक्ट ऑफ आवर टाइम, यानी हम अपने समय की उपज हैं। लोगों का वित्तीय दृष्टिकोण कैसे बनता है, वे पैसों को किस नज़रिए से देखते हैं, ये समझना सच में बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप ध्यान दें तो किसी भी व्यक्ति का पैसे के साथ जो व्यक्तिगत अनुभव होता है, वो दुनिया के पूरे इतिहास में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.00000001% ही होता है। बहुत ही मामूली सा हिस्सा। लेकिन दुनिया कैसे काम करती है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इस बारे में उस इंसान की सोच का 80% हिस्सा उसी छोटे से व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। इसे ऐसे समझिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीबी में पला बढ़ा है, वो जोखिम और इनाम के बारे में कुछ उस तरह से सोचता है जिसे एक अमीर बैंकर का बच्चा चाहकर भी कभी नहीं समझ सकता। हम सभी जीवन भर अपने स्वयं के अनुभवों के लेंस से ही इस दुनिया को देखते और समझते हैं। चलिए इसे शेयर बाजार के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। शेयर बाजार में निवेश को लेकर लोगों के नजरिए अलग अलग क्यों होते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति 1970 में पैदा हुआ था, तो जब वो अपनी किशोरावस्था और 20 के दशक में था, उस दौरान अमेरिका के S&P 500 बाजार में मुद्रास्फीति को एडजस्ट करने के बाद भी लगभग 10 गुना की वृद्धि हुई। ये एक अविश्वसनीय और शानदार रिटर्न है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी का जन्म 1950 में हुआ था, तो उसी उम्र के पड़ाव में शेयर बाजार बिल्कुल सपाट रहा, कोई खास हलचल नहीं हुई। अब देखिए, सिर्फ जन्म के वर्ष के इस भाग्य ने शेयर बाजार के प्रति दो पूरी तरह से अलग अलग दृष्टिकोण पैदा कर दिए। और ध्यान दीजिए, ये कोई बुद्धिमत्ता या शिक्षा का परिणाम नहीं है, ये सिर्फ जन्म के समय का एक संयोग मात्र है। बिल्कुल यही बात महंगाई या इन्फ्लेशन पर भी लागू होती है। महंगाई का असर अलग अलग पीढ़ियों को अलग अलग तरीके से बदलता है। यदि किसी का जन्म 1960 के दशक में हुआ था, तो जब वे अपनी किशोरावस्था और 20 के दशक में थे, तब वस्तुओं की कीमतें 3 गुना से भी अधिक बढ़ गईं। उन्हें पेट्रोल पंपों की लंबी लाइनें और महंगाई की वो भयंकर मार आज भी याद होगी। लेकिन जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो 1990 में पैदा हुआ है। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी कम और स्थिर महंगाई देखी है कि शायद उसके दिमाग में कभी इसका डर आया ही ना हो। कहने का मतलब ये है कि मुद्रास्फीति का डर पूरी तरह से इस बात से तय होता है कि जब आप युवा थे, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या कर रही थी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं चौथे भाग पर, लॉटरी टिकट का लॉजिक। मैं आपके सामने एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल रखता हूं। अमेरिका जैसे देश में सबसे कम आय वर्ग वाले परिवार सबसे अधिक कमाने वालों की तुलना में लॉटरी टिकटों पर 4 गुना अधिक खर्च क्यों करते हैं? जरा सोचिए, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए $400 भी मुश्किल से नहीं जुटा सकते, और दूसरी तरफ यही वो लोग हैं जो साल भर में $400 सिर्फ लॉटरी की टिकट खरीदने में उड़ा देते हैं, वो भी तब जब उनकी जीतने की संभावना करोड़ों में एक होती है।
पहली नज़र में ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पूरी तरह से अतार्किक और बेवकूफ़ी भरा लगता है ना। लेकिन चलिए, एक पल के लिए हम अपने सारे जजमेंट को किनारे रख देते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे असल प्रेरणा क्या है। इसका उत्तर इंसान की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में छिपा है। जो लोग लॉटरी खरीदते हैं वे शायद अवचेतन रूप से कुछ ऐसा सोचते हैं, हम जैसे तैसे बस अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और बचत करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। हम महंगी छुट्टियां नहीं मना सकते, नई कारें नहीं खरीद सकते या सुरक्षित और अच्छे मोहल्लों में घर नहीं ले सकते। ऐसे में ये लॉटरी का टिकट खरीदना ही हमारी जीवन का वो एकमात्र समय होता है जब हम उस वित्तीय सुरक्षा को पाने का एक ठोस सपना देख सकते हैं, जिसे अमीर लोग पहले से ही अपनी जिंदगी का एक आम हिस्सा मानते हैं। तो असल में वे लोग किसी टिकट के लिए नहीं बल्कि एक सपने के लिए भुगतान कर रहे हैं। इस बात से हमें ये समझ आता है कि हर वित्तीय निर्णय, चाहे वो दूसरों को कितना भी अजीब या पागलपन क्यों न लगे, उस समय निर्णय लेने वाले व्यक्ति के लिए एक मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करता है और उसके नजरिए से पूरी तरह सही होता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के 5वें और सबसे राहत देने वाले हिस्से पर। हम सभी नौसिखिए हैं। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंकड़े पर गौर करना जरूरी है। 50%। 1940 के दशक से पहले 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी ऐसे कितने बुजुर्ग थे जो काम कर रहे थे, इस 50% के आंकड़े से ऊपर थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस समय लोगों से ये उम्मीद की जाती थी और यही उनकी वास्तविकता भी थी कि वे तब तक काम करेंगे जब तक उनका शरीर साथ देगा। आज हम जिस एक आरामदायक रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की बात करते हैं, वो अवधारणा असल में उस समय मौजूद ही नहीं थी। सच तो ये है कि आधुनिक फाइनेंस की जिन अवधारणाओं को हम आज पत्थर की लकीर मानते हैं, वे अभी अपनी शिशु अवस्था में है। रिटायरमेंट का ये पूरा कॉन्सेप्ट मुश्किल से बस 2 पीढ़ियों पुराना है। 1940 में पहली बार सोशल सिक्योरिटी का चेक जारी किया गया था। अमेरिकी रिटायरमेंट प्लानिंग की रीढ़ मानी जाने वाली 401 की प्रणाली तो 1978 तक अस्तित्व में ही नहीं थी। रोथ IRA का जन्म बहुत बाद में 1998 में हुआ था। इंडेक्स फंड्स को आए अभी 50 साल भी नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि आज जो कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड और कार लोन का हम इतना इस्तेमाल करते हैं, ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आम हुआ है। ये सभी आधुनिक वित्तीय उपकरण अभी बेहद नए हैं। तो इन सब बातों का सीधा सा मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि समाज के पास सीखने के लिए कोई सदियों का संचित अनुभव नहीं है। हम सब बस अपना अपना रास्ता खुद ही तलाश रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ। कुत्तों को इंसानों ने 10,000 साल पहले पालतू बनाया था, फिर भी वे आज तक अपने जंगली पूर्वजों के कुछ व्यवहार बरकरार रखे हुए हैं। और हम इंसान, हम इस आधुनिक वित्तीय प्रणाली में केवल 20 या 50 साल के अनुभव के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसमें पूरी तरह से ढल जाएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। ये कैसे संभव है? इसलिए यदि लोग पैसों के मामले में गलतियां करते हैं तो वे पागल नहीं हैं। ये पूरी की पूरी आधुनिक वित्तीय प्रणाली अभी अविश्वसनीय रूप से नहीं है और हर इंसान बस इसे समझने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज की शानदार चर्चा की अहम बातों को एक बार समेट लेते हैं। पहली सबसे बड़ी बात, वित्तीय सफलता पूरी तरह से आपके व्यवहार पर निर्भर करती है, आपके गणित के ज्ञान पर नहीं। दूसरी बात, हमारे व्यक्तिगत अनुभव ही हमारे हर वित्तीय निर्णय को निर्देशित करते हैं। तीसरी बात, जब हम सहानुभूति या एम्पैथी के साथ देखते हैं तो हमें समझ आता है कि पैसों के मामले में कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है। हर किसी का अपना एक नजरिया होता है जो उनके हालात से बनता है। और चौथी और आखिरी बात, आधुनिक फाइनेंस की इस दुनिया में हर कोई अभी भी नया है, इसलिए गलतियां होना एकदम स्वाभाविक है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगली बार भी ऐसे ही मददगार ज्ञान और शानदार जानकारी के साथ हम फिर से लौटेंगे। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। इस पर शांति से विचार जरूर कीजिएगा। क्या वित्तीय बुद्धिमत्ता वास्तव में सिर्फ संख्याओं और फॉर्मूलों को जानने के बारे में है, या यह केवल हमारे अपने अनुभवों के मनोविज्ञान में महारत हासिल करने के बारे में है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की यह प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो आपको दौलत के मनोविज्ञान को समझने में बहुत मदद करेगा। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमेशा याद रखें, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, यह इंसानी व्यवहार का एक बेहद शानदार खेल है।